बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 11 के दो शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमारे पास है बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। ये दोनों लॉज स्टूडेंट्स आपने केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 में भी ड्राइव किए हैं, लेकिन वहाँ आपने जनरल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT को यूज़ किया था। यहाँ हम प्रेशर ऑफ गैस के फार्मूला को यूज़ करके ये दोनों रिलेशंस ड्राइव करने जा रहे हैं। तो पहले बात करते हैं बॉयल्स लॉ की। बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट मैंने लिखी है, प्रेशर ऑफ गैस, गैस का प्रेशर जो किसी भी वेसल में मौजूद है, वो गैस उस वेसल की वाल्स पर जो प्रेशर लगाएगी वो प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज़ के, उस गैस के वॉल्यूम के। यानी अगर हम गैस के वॉल्यूम को बढ़ा देंगे तो अंदर से गैस के मॉलिक्यूल वेसल की दीवारों पर जो प्रेशर लगाएंगे वो कम हो जाएगा। यानी फ़र्ज़ करो आपके पास एक गैस इतने वॉल्यूम में मौजूद है तो मॉलिक्यूल इतनी जगह में मूव कर रहे होंगे। अगर आप वॉल्यूम को कम कर दें तो अब उतने ही मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए कम जगह मिलेगी, जिसकी वजह से साइडों पर लगने वाला प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। तो वॉल्यूम कम किया, प्रेशर ज़्यादा हो गया। और अगर आप वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो वॉल्यूम बढ़ाने से प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। ये कंडीशन है बॉयल्स लॉ की, जिसके बारे में आप जानते हैं कि जब भी हम प्रेशर वॉल्यूम का आपस में रिलेशन देखते हैं तो हम टेम्परेचर और नंबर ऑफ़ मोल्स को कांस्टेंट रखते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट होगी, प्रेशर ऑफ गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ़ मोल्स। यानी टेम्परेचर और नंबर ऑफ़ मोल्स चेंज नहीं होंगे। अब हम इस फार्मूला को यूज़ करते हैं और ये रिलेशन जो है इसे प्रूव करते हैं। तो n हमारे पास है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, ये भी कांस्टेंट, यानी नंबर ऑफ़ मोल्स चेंज नहीं हो रहे। अगर नंबर ऑफ़ मोल्स नहीं चेंज हो रहे तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी चेंज नहीं होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल कैपिटल N हमारे पास था नंबर ऑफ़ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर तो पहले ही कांस्टेंट है, ये चीज़ तो पहले ही कांस्टेंट आ गई। अगर इसको नंबर ऑफ़ मोल्स को भी कांस्टेंट कर दिया तो ये नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी कांस्टेंट हो जाएंगे, लिहाजा ये कैपिटल N कांस्टेंट है। प्रेशर और वॉल्यूम का हमने रिलेशन देखना है, 2/3 भी कांस्टेंट। अब चूंकि हमने कहा है टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो आपको बताया था कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो मॉलिक्यूल्स की एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होती। यानी टेम्परेचर चेंज होगा तो ये काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट हो जाएगी। तो यहाँ हमारे पास ये वाला फैक्टर भी कांस्टेंट हो गया, ये वाला फैक्टर भी कांस्टेंट हो गया, 2/3 पहले ही कांस्टेंट है। तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं कि प्रेशर इक्वल आ जाएगा, ये तमाम के तमाम यहाँ कांस्टेंट बन गए हैं सिवाय वॉल्यूम के। तो 2/3 N और ये एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, इनको मैं कांस्टेंट लिख रहा हूँ। ये हमारे पास आ गए कांस्टेंट, और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ गैस। अब यहाँ ये कांस्टेंट और ये इक्वल का साइन, कांस्टेंट और इक्वल मिलके प्रोपोर्शनलिटी साइन बना देंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और यही हमारे पास बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट है। अगर हम इस V को उठा के इधर ले जाएं P के साथ तो हमारे पास आ जाएगा PV इक्वल, इस साइड पे हमारे पास सिर्फ कांस्टेंट बच जाएगा। तो ये भी आप जानते हैं कि बॉयल्स लॉ की ही एक फॉर्म है। तो इस तरह से हमने प्रेशर ऑफ गैस के फार्मूला को यूज़ करके, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को यूज़ करके बॉयल्स लॉ को ड्राइव कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट है, वॉल्यूम ऑफ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। गैस का वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी अगर हम गैस का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वो किस तरह, देखो अगर हमारे पास इतने वॉल्यूम में गैस मौजूद है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं
तो टेम्परेचर बढ़ाने से अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स की एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जब अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स की एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो इस पिस्टन पर पहले की निस्बत ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे और ये पिस्टन इधर से मूव करके इधर को चला जाएगा, यानी वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाएगा। तो असल में हमने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से वॉल्यूम भी बढ़ गया क्योंकि मॉलिक्यूल्स ने तेज़ी से मूव करना शुरू कर दिया। अब हम ये रिलेशन जो है इसे इस फार्मूला को यूज़ करके ड्राइव करते हैं। चार्ल्स लॉ के लिए कंडीशन के बारे में आप जानते हैं कि इसमें हम वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन देखते हैं और प्रेशर और नंबर ऑफ़ मोल्स को कांस्टेंट रखा जाता है। तो अगर नंबर ऑफ़ मोल्स कांस्टेंट हो गए तो वही बात जो अभी आपको बताई, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी कांस्टेंट होंगे, तो ये n हमारे पास कांस्टेंट आ गया। अब प्रेशर भी हमने कांस्टेंट कर रखा है, तो ये प्रेशर भी हमारे पास कांस्टेंट होगा। इस वॉल्यूम को उठा के इधर ले आएँ, इस P को उठा के इधर ले आएँ, तो आपके पास यही इक्वेशन आ जाएगी, वॉल्यूम इज़ इक्वल टू 2/3, ये कैपिटल N आ गया और ये P इधर आके डिवाइड हो जाएगा। चूँकि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसका मतलब है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। लिहाजा मैं एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की जगह पर टेम्परेचर भी लिख सकता हूँ। तो इस पूरे फैक्टर की जगह हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल T यानी टेम्परेचर, यानी ये बढ़ेगी तो ये बढ़ेगी, या आप ये कह लो ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगी, एक ही बात है। तो यहाँ N नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट, प्रेशर भी हमने कांस्टेंट कर दिया, तो हमारे पास ये पूरा फैक्टर कांस्टेंट बन गया, ये वाला, ये पूरा फैक्टर कांस्टेंट बन गया। अगर ये पूरा फैक्टर कांस्टेंट बन गया है तो ये कांस्टेंट और इक्वल मिलके प्रोपोर्शनलिटी साइन बना देंगे, तो हमारे पास चार्ल्स लॉ आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस कांस्टेंट और इक्वल बन गए प्रोपोर्शनलिटी साइन, और साथ में आपके पास ये टेम्परेचर आ जाएगा। तो ये हमारे पास चार्ल्स लॉ की इक्वेशन है। अगर दूसरे तरीके से आपने इसको लिखना है तो ये पूरा फैक्टर आपके पास है कांस्टेंट, T को इधर ले आओ, इधर आके डिवाइड हो जाएगा V/T, इनकी रेशो जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ये हमारे पास चार्ल्स लॉ की एक और फॉर्म है। तो ये दो शॉर्ट क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 11 के, जो कि अक्सर औकात बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं।